नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजय पर फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एनुअल फ्लड्स एंड काजीरंगा नेशनल पार्क। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि असम में भयानक बाढ़ आ रखी है। इस बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। छठी ऐसी सबसे भयानक बाढ़ है जिसने असम में इतनी बड़ी तबाही मचाई है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है, ना सिर्फ लोग बल्कि जानवरों की जान भी जा चुकी है। तो बहुत ज़्यादा भयानक बाढ़ इसको कह सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये जो बाढ़ है जो हर साल असम में आती है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन बाढ़ के बिना ये पार्क सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो क्या लिंक है इस पार्क में और इस बाढ़ के बीच में? विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए बात करते हैं इस नेशनल पार्क की लोकेशन की। तो ये नेशनल पार्क आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक स्टेट असम में देखने को मिलेगा। ये जो नेशनल पार्क है 430 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और ये नेशनल पार्क सैंडविच्ड है बिटवीन ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड कार्बी एंगलोंग हिल्स। तो ऊपर आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर दिख सकती है और नीचे आपको कार्बी एंगलोंग हिल्स दिख सकती है। इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क। 1968 में इसको नेशनल पार्क का स्टेटस दे दिया गया था और 1985 में इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया गया था। ये जो नेशनल पार्क है, दुनिया में वन हॉर्न राइनोसोरस की सबसे बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पे पाई जाती है और इसी पॉपुलेशन के लिए ये नेशनल पार्क जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 68% वन हॉर्न राइनोसोरस आपको काजीरंगा में ही देखने को मिलेंगे। ये जो नेशनल पार्क है, ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी घोषित किया जा चुका है। किसके द्वारा? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। यहाँ पे कई सारे माइग्रेटरी स्पीशीज तो आती ही हैं, प्लस एविफोनल स्पीशीज जो यहीं पे रहती हैं, उन स्पीशीज के लिए भी ये वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नेशनल पार्क में 8 रेंजेस आती हैं और ये 8 रेंजेस 2 वाइल्ड लाइफ डिविजन्स के बीच में बटी हुई है। पहली है ईस्टर्न असम और दूसरी है बिस्वनाथ अलोंग द रिवर ब्रह्मपुत्रा। अब अगर बात करें यहाँ पे पाई जाने वाली स्पीशीज की, तो पहली स्पीशीज है वन हॉर्न राइनोसोरस। इसको साइंटिफिक नेम है राइनोसरस यूनिकॉर्निस। वैसे इसको इंडियन राइनोसोरस भी बोला जाता है या फिर द ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस या फिर ग्रेट इंडियन राइनोसोरस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है और ये सिर्फ आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली आपको ये काजीरंगा नेशनल पार्क में ही देखने को मिलेगा और कहीं नहीं इतनी बड़ी पॉपुलेशन आपको नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं दूसरी स्पीशीज की, तो वो है टाइगर। टाइगर की अगर बायोलॉजिकली की बात की जाए तो स्किन जो है टाइगर की वो ऑरेंज येलो होती है, जिसपे ब्लैक स्ट्रिप्स होती है और वाइटिश एब्डोमिनल रीजन होता है। यानी कि आप सभी ने देखा होगा टाइगर ऑरेंज और येलो कलर का होता है, जिसपे काले रंग की धारियां होती हैं और इसका जो पेट का रीजन होता है वो वाइट कलर का होता है। जो इसका येलो कलर होता है वो अगोटी जीन्स की वजह से होता है और ब्लैक स्ट्राइप्स इसके टैबी जीन्स की वजह से होती है। जब इन जीन्स में थोड़ा बहुत भी चेंज हो जाता है तो इन टाइगर्स के कलर में चेंज हो जाता है और इसी कलर की वजह से दोस्तों कुछ समय पहले ये टाइगर जो थे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गए थे और आज भी ये टाइगर बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। आप सभी को याद होगा, ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, इंडियाज ओनली गोल्डन टाइगर स्पॉट किया गया था असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका पाया जाना बहुत अच्छी बात नहीं है, सेलिब्रेशन की बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये टाइगर मिलता है वैसे ही एक संकेत मिल जाता है कि आपको अपने कंजर्वेशन के एफर्ट्स में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है, थोड़ा सा इसी के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो ओनली गोल्डन टाइगर है, ये एनिमल बहुत ज़्यादा रेयर है। ऐसे अभी तक 4 ही एनिमल हैं जो स्पॉट किए गए हैं और ये जो गोल्डन टाइगर है ये मेल नहीं है, ये फीमेल है। इसका जो गोल्डन कलर है वो रिसेसिव जीन की वजह से आया है। ये रिसेसिव जीन तब एक्सप्रेस होता है जब एक्सटेंसिव इन ब्रीडिंग हो जाती है। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। एक होता है ब्रीडिंग, दूसरा होता है इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में क्या होता है, मान लीजिए एक ही पूर्वज की ये फीमेल है और उसी पूर्वज का मेल है। जब इन दोनों के बीच में ब्रीडिंग करवाई जाती है तो ये जो ब्रीडिंग है अगर 2 से 3 बार करवाई जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर इसकी ये बार बार करवाई जाए, इसी प्रकार की ब्रीडिंग बार बार करवाई जाए, तो होता क्या है कि इन टाइगर्स में जीन्स में चेंज आ जाता है
जिस वजह से इनका कलर चेंज हो जाता है। तो दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली ये जो टाइग्रेस है इसके ऊपर ब्रीडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया होगा और उसी वजह से ये जो टाइग्रेस है इसका कलर भी चेंज हो गया है। एक्सेसिव इनब्रीडिंग क्यों की जाती है? क्योंकि जब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाता है या कनेक्टिविटी लॉस हो जाता है तो उस वजह से टाइगर्स जो हैं इनब्रीडिंग करने को मजबूर हो जाते हैं। अब अगर बात की जाए रॉयल बंगाल टाइगर की, तो रॉयल बंगाल टाइगर के बिल्कुल अपोजिट ये जो टाइगर्स हैं इनमें रेड और ब्राउन स्ट्राइप्स होती हैं और इनका पेल गोल्डन कलर होता है। और वो किस लिए होता है? क्योंकि एक्सटेंसिव इनब्रीडिंग हो जाती है। तो दोस्तों जैसे कि अभी आपने यहाँ पे समझा होगा, जैसे ही ये टाइगर पाया गया है वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है कि टाइगर्स के जो ब्रीडिंग पैटर्न है उसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। अब बात करते हैं इस फ्लड की। तो ये जो फ्लड है 1988 के बाद छठी सबसे भयानक फ्लड है। इस फ्लड में 73 लोगों की जान जा चुकी है, 40 लाख लोग अभी तक प्रभावित हो चुके हैं। काजीरंगा का 85% भाग पानी में पूरी तरीके से डूब गया है। 125 एनिमल्स को बचा दिया गया है, यानी रेस्क्यू करवा लिया गया है, जबकि 86 एनिमल्स जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हुए हैं। इन एनिमल्स में आते हैं राइनोस, डियर, वाइल्ड बोर। तो इस तरीके के कई सारे जानवर हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी तरीके से ये जो फ्लड है 1988 के बाद छठी सबसे बुरी फ्लड साबित हो रही है। दोस्तों इतना भयानक डिस्ट्रक्शन होने के बाद भी ऐसा माना जा रहा है कि ये जो फ्लड है इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना फ्लड के ये साइट सर्वाइव नहीं कर पा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं रोल ऑफ फ्लड की इन काजीरंगा इकोसिस्टम। तो दोस्तों अगर असम की बात अगर मैं करूं तो असम ट्रेडिशनली फ्लड प्रोन एरिया है। ये पूरा स्टेट ही ट्रेडिशनली फ्लड प्रोन है। ये जो 430 स्क्वायर किलोमीटर का नेशनल पार्क है, आप सभी को पता है ब्रह्मपुत्र रिवर और कार्बी एंगलोंग हिल्स के बीच में सैंडविच हो रखा है। ये एक रिवराइन इकोसिस्टम बनाता है। ब्रह्मपुत्र और इसके ट्रिब्यूटरीज इस काजीरंगा के आसपास एक रिवराइन इकोसिस्टम बनाती है। नदी पे बेस्ड इकोसिस्टम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको सॉलिड लैंडमास बेस्ड इकोसिस्टम नहीं मिलेगा। इसका मतलब सीधा सीधे ये है कि यहाँ पे पानी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी नहीं हुआ तो ये नेशनल पार्क जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि द एंटायर एरिया ऑफ काजीरंगा, ये पूरा का पूरा एरिया एलुवियल डिपॉजिट से बना हुआ है। और ये जो एलुवियल डिपॉजिट है ये ब्रह्मपुत्र और इसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा यहाँ पे लाके बहाई गई है। इस वजह से ये जो काजीरंगा का इकोसिस्टम है पूरा का पूरा इस नदी पे बेस्ड है, नदी में आने वाली बाढ़ पे बेस्ड है। थोड़ा सा अगर और इसकी बात की जाए तो जो नेचर है यहाँ पे आने वाली फ्लड का वो रीजनरेटिव है, यानी अपने आप को फ्लड जो है रीजनरेट करती रहती है और हर साल ये फ्लड आती रहती है। और इसी नेचर की वजह से यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन होता रहता है। तो द रीजनरेटिव नेचर ऑफ फ्लड्स हेल्प रिप्लेनिश इट्स वाटर बॉडीज, मेंटेन इट्स लैंडस्केप मिक्स ऑफ वेटलैंड, ग्रासलैंड, सेमी एवरग्रीन, डेसिडियस फॉरेस्ट। तो इसका जो लैंडस्केप है उसमें वेटलैंड आपको देखने को मिलेगा, ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेगा और सेमी एवरग्रीन डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो ये सब के सब तभी मेंटेन रह सकते हैं जब यहाँ पे फ्लड लगातार आती रहे। फ्लड एक और चीज़ करती है क्या कि फिश के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड भी फ्लड प्रोवाइड कराती है, यानी यहाँ पे जो मरीन लाइफ है उसको भी फ्लड जिंदा रखती है, जीवित रखती है। फ्लड वाटर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इस नेशनल पार्क में हायासिंथ नाम के प्लांट की स्पीशीज भी देखने को आपको मिल सकती है। हायासिंथ क्या होता है? हायासिंथ प्लांट की ऐसी स्पीशीज होती है जो दूसरे प्लांट्स को आगे नहीं बढ़ने देती। उनके हिस्से की धूप भी वो अपने पास ही रख लेती है, जिस वजह से हायासिंथ ऊपर बढ़ता रहता है लेकिन जो दूसरे प्लांट है वो नहीं बढ़ पाते। इस वजह से काजीरंगा का जो दूसरे प्लांट्स हैं उनके लिए हायासिंथ जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो फ्लड क्या करती है? हायासिंथ को जड़ से उखाड़ देती है, जिसकी वजह से जो दूसरे प्लांट है उनको नई जिंदगी मिल जाती है। काजीरंगा की अगर मैं बात करूं तो ये एक हर्बीवोर डोमिनेटेड एरिया है। यहाँ पे अगर फ्लड आएगी तो इसका ग्रासलैंड स्टेटस मेंटेन रहेगा, लेकिन अगर फ्लड नहीं आएगी तो ये जो एरिया है ये वुडलैंड में बदल जाएगा। इसलिए यहाँ पे फ्लड का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि क्या फ्लड्स काजीरंगा के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो दोस्तों आजकल ऐसे सीन देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। आप देखिए नीचे पानी है और ये जो राइनोसोरस हैं और इन्हीं के साथ बाकी जितने भी जानवर हैं मजबूर हैं ऊपर जाने के लिए, यानी किसी सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए। तो हाँ,
काजीरंगा की फ्लड जो है प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। बड़ी बड़ी फ्लड्स जो थी दोस्तों, ऐसा पहले के समय में बड़ी बड़ी फ्लड्स 10 साल या 20 साल में एक बार आती थी, लेकिन अब आए साल ये फ्लड जो है इतना ज़्यादा तबाही अक्सर मचाती रहती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है जलवायु परिवर्तन। मैसिव डिफोरेस्टेशन हुआ है, और जब भी डैम्स में से ज़्यादा पानी रिलीज़ किया जाता है तो उसकी वजह से भी इस काजीरंगा में बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से जानवरों की ज़िंदगी पे बन पड़ जाती है। 2016 से 2020 के बीच में इस प्रकार की कई सारी फ्लड्स आ चुकी हैं, और जिस वजह से हज़ारों जानवर जो थे वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। एनिमल्स के बारे में ये नेचुरल है दोस्तों कि एनिमल्स जो हैं फ्लड के प्रति नेचुरली अडेप्ट हो जाते हैं, लेकिन जब ये फ्लड एक लेवल से ऊपर बढ़ जाती है तो एनिमल्स फोर्स हो जाते हैं कि वो अपना ये जो हैबिटेट है इसको छोड़ करके किसी दूसरे सुरक्षित एरिया में जाना शुरू कर देते हैं, और यही कुछ आजकल हमें काजीरंगा में देखने को भी मिल रहा है। काजीरंगा में एक और प्रॉब्लम है, और वो है NH37। एक बार आप इसकी लोकेशन देख लीजिए। तो ये है दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पे, और यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र रिवर, यहाँ पे आपको मिलेगा कार्बी एंगलोंग हिल्स, और यहाँ पे ये जो रेड कलर में है ये है NH37। ये एक हाईवे है। अब क्या होता है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी में पानी बढ़ जाता है और काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ आने लग जाती है तो यहाँ के जो जानवर हैं वो कार्बी एंगलोंग हिल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अब जब ये हिल्स में जाते हैं तो बीच में हाईवे पड़ता है। इस हाईवे पे आप सभी को पता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। उस ट्रैफिक की वजह से बहुत सारे जानवर हर साल अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो यानी कि एनिमल्स जो हैं कार्बी एंगलोंग हिल्स तक सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा हाईवे है, और वो है NH37। एक तो ये हाईवे है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरा ये है कि होटल्स बढ़ते जा रहे हैं, रेस्टोरेंट, शॉप्स जो है, मतलब नई नई चीज़ें जो है वहाँ पर ओपन होती जा रही हैं, जिसकी वजह से भी एनिमल्स का जो सर्वाइवल है वो थोड़ा मुश्किल हो गया है। एज अ रिजल्ट हम क्या देखते हैं कि एनिमल्स या तो व्हील्स के नीचे आके मर जाते हैं या फिर पोचर्स के द्वारा उनका शिकार कर लिया जाता है। और ये जो वन हॉर्न राइनोसोरस है, इनके बारे में तो यही है दोस्तों कि इनकी सींग के लिए इनका शिकार किया जाता है। जो एनिमल्स बच जाते हैं, यानी कार्बी एंगलोंग हिल्स की तरफ नहीं जा पाते जो एनिमल्स, ऐसे कैसे एनिमल्स होते हैं? या तो बूढ़े एनिमल्स होते हैं या फिर बच्चे होते हैं। ये इतने कैपेबल नहीं होते कि फ्लड वाटर्स में स्विम कर सके। रिजल्ट ये होता है कि ये एनिमल्स जो है पार्क के अंदर ही मर जाते हैं। तो हाँ दोस्तों, ये जो फ्लड है ये एनिमल्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बड़ी प्रॉब्लम है NH37। अगर इसका सॉल्यूशन हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जानवरों की ज़िंदगी के लिए सॉर्ट आउट की जा सकती है। अब बात करते हैं कि विलेजेस पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। 75 विलेजेस में से 25 विलेजेस ऐसे हैं जिसमें फ्लड का बुरी तरीके से प्रभाव देखने को मिल रहा है। जानवर क्या करते हैं, जब फ्लड वाटर बढ़ जाता है तो जानवर अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़कर गाँव में आना शुरू कर देते हैं, विलेजेस में पलायन करना शुरू कर देते हैं। राइनो कब्स अपनी मदर से सेपरेट हो जाते हैं। टाइगर जो है वो शेल्टर लेने के लिए घरों में घुस जाते हैं। इसी तरीके से जो डियर होते हैं वो विलेजेस में आ जाते हैं। तो इस वजह से जानवर जब इंसानों की बस्तियों में आने लगते हैं तो ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ के बीच में इंटरेक्शन आता है, और जैसे ही इंटरेक्शन बढ़ता है इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सारे ही लोग जानवरों को मार रहे हैं, नहीं, कुछ विलेजर्स ऐसे भी हैं जो फ्रंट लाइन स्टाफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन जानवरों की ज़िंदगी बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एफर्ट पूरे नहीं हो पा रहे हैं। प्रिपेयर करना, यानी आप सभी को पता है दोस्तों फ्लड तो आए साल आती रहती है। असम के बारे में हम ये जान चुके हैं कि फ्लड प्रोन स्टेट है, वहाँ पे फ्लड हमेशा आएगी ही आएगी। तो अब इस फ्लड से कैसे बचा जा सकता है? हर साल फ्लड आती है, इसी को ध्यान में रखते हुए फ्लड से 1 महीना पहले प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। इसी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आर्टिफिशियल हाईलैंड्स भी बनाए गए हैं, और ये कुल 33 आर्टिफिशियल हाईलैंड्स हैं। ऐसे हाईलैंड्स जब फ्लड आती है तो जानवर इन हाईलैंड्स के ऊपर जाते हैं और रिफ्यूज ले लेते हैं, यानी शरण ले लेते हैं। लेकिन ये जो हाईलैंड है दोस्तों, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ एनिमल्स जो हैं इस हाईलैंड पे जाते हैं और शरण ले लेते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो इन हाईलैंड्स को नेचुरली नहीं देखते। दे डू नॉट टेक द हाईलैंड्स नेचुरली, और इसीलिए ये जानवर क्या करते हैं, ये हाईलैंड्स पे जाना प्रेफर नहीं करते, बल्कि ये जानवर गाँव में जाना प्रेफर करते हैं। वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और ये अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो आर्टिफिशियल हाईलैंड जो है
हो सकता है कुछ हद तक सक्सेसफुल हो, लेकिन ये उतने सक्सेसफुल साबित नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा ये है कि ऑलरेडी 33 हाईलैंड्स बना दिए गए हैं। अब अगर इनसे ज़्यादा बनाए गए तो फिर नेचुरल इकोसिस्टम को डैमेज हो सकता है। तो इसलिए अब माना जा रहा है कि आर्टिफिशियल हाईलैंड्स को एक टेम्परेरी मेजर समझ सकते हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन ये नहीं है। तो बात करते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। परमानेंट सॉल्यूशन ये हो सकता है दोस्तों कि ये जो NH37 है, अगर इसके ऊपर एक ऐसे पैसेज बना दिया जाए तो जिस वजह से जानवर जो है उस रास्ते के थ्रू सेफली हिल्स की तरफ जा सके, तो इन जानवरों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बचाया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 35 किलोमीटर लंबा एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करने का प्रोजेक्ट जो है वो प्रपोज किया हुआ है। अब जैसे ही ये फ्लाईओवर बन जाएगा, वैसे ही जानवरों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना सेफ होगा, उनकी ज़िंदगी बच सकेगी, चाहे वो कोई ओल्ड हो, चाहे यंग हो, चाहे अडल्ट हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये क्योंकि 35 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर होगा, इसलिए इसके बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही ये फ्लाईओवर बन जाएगा जानवरों की बहुत बड़ी समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अप्रैल 2019 में क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया गया। काजीरंगा के आसपास जो भी माइनिंग एक्टिविटीज़ होंगी वो बैन हो जाएगी। इतना ही नहीं, प्राइवेट जो कंस्ट्रक्शन है उसको भी बैन कर दिया गया है, सो दैट जानवरों को बचाया जा सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज के सेशन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।